Welcome back in AKNRC classes. Myself Ashok Songra. Today we discuss very important topic related to hematology system is blood transfusion. तो आज अपन क्या करेंगे, एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे. ठीक है, वो कौन सा है? अपना हेमेटोलॉजी सिस्टम से रिलेटेड होगा, वो होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ठीक है, अब पहली बात ये कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ने से पहले अपने को ये जरूरी जानना होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है. ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो बॉडी के अंदर ब्लड क्या है? बॉडी के अंदर क्या होता है? ब्लड होता है. ब्लड क्या होता है? ब्लड कंपोनेंट होता है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा. किस प्रकार का बना होगा? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का बना रहेगा. ठीक है, और ब्लड को अपन क्या बोलते हैं? फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, फ्लूइड ऑफ हेल्थ. क्या 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 बोल सकते हैं अपन उसको? ब्लड को फ्लूइड ऑफ ग्रोथ एंड फ्लूइड ऑफ हेल्थ एंड फ्लूइड ऑफ लाइफ. फ्लूइड ऑफ लाइफ मीन्स जो ब्लड है अपना, वो ब्लड एक कैसा है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है. कैसा होगा? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का होगा. और ब्लड को अपन क्या बोलते हैं? ब्लड को अपन बोलते हैं फ्लूइड ऑफ ग्रोथ. मतलब जो बॉडी के अंदर ऐसा फ्लूइड है वो क्या करता है? बॉडी की ग्रोथ करवाता है. ठीक है, और फ्लूइड ऑफ हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य को मेंटेन करना या बनाए रखना. ठीक है, और फ्लूइड ऑफ लाइफ यानी कि जीवन जीने के लिए बॉडी के अंदर ब्लड जरूरी होता है. ठीक है, ब्लड क्या होता है? सर्कुलेट कर जो बॉडी के अंदर जो वाइटल ऑर्गन होते हैं उनको क्या करता है? वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है. ठीक है, तो ये क्या होता है? ब्लड होता है. तो ब्लड के अंदर मोस्टली देखा जाए तो ब्लड के अंदर देखा जाए तो जो मेल और फीमेल के अंदर क्या होता है? अलग अलग रेशियो, मतलब उसका वॉल्यूम होता है. ठीक है, तो जो मेल होते हैं, मेल कैंडिडेट के अंदर 5 से लेकर 6 लीटर तक अपन क्या होता है? ब्लड वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, और फीमेल के अंदर जो होगा वो 4 से लेकर 5 लीटर तक प्रेजेंट होता है नॉर्मली. ठीक है, ये क्या होता है? एक नॉर्मल वॉल्यूम होता है ब्लड का. ठीक है, अब देखी जाए बात कि ब्लड होता है तो ब्लड के अंदर अगर कंपोजिशन देखा जाए ब्लड का, तो मतलब कंपोजिशन मतलब ब्लड है वो कैसे बनता है? तो ब्लड है वो मोस्टली जो मूल बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो किस प्रकार का बना होता है. ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कंपोजिशन के अंदर देखते हैं. तो कंपोजिशन के अंदर देखते हैं तो कंपोजिशन के अंदर सबसे पहली बात है, अब होल बॉडी है अपनी, टोटल जो होल बॉडी है, कंप्लीट बॉडी, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर आपको 8% तो क्या होगा? 8% क्या होगा? ब्लड होगा. क्या रहेगा? ब्लड रहेगा. ठीक है, और आपका 92% क्या रहेगा? अदर सेल्स या टिश्यूज रहेंगे. क्या रहेगा? 92% अदर टिश्यूज या सेल्स रहेगी. ठीक है, अब जो 8% जो ब्लड होता है उसके अंदर क्या होता है? 2 प्रकार के कंपोजिशन होंगे 8% के अंदर. ठीक है, जिसके अंदर आपको प्लाज्मा जो देखने को मिलेगा वो रहेगा 55%. कितना रहेगा? 55%. ठीक है, और जो ब्लड सेल्स है, जो ब्लड के अंदर सेल्स होती है वो रहेगी 45%. कितनी रहेगी? 45% रहेगी. ठीक है, अब ब्लड सेल्स के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती है? सबसे पहली होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. ये मोस्टली 3 प्रकार की क्या होती है? सेल्स होती है जो प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर. ठीक है, तो अगर कंपोजिशन के अंदर देखा जाए, ब्लड के कंपोजिशन के अंदर, तो मैंने आपको बताया कि कंपोजिशन के अंदर फुल बॉडी होती है तो उसके अंदर 8% क्या रहेगा? अपना ब्लड रहेगा. ठीक है, और 92% क्या होता है? टिश्यूज या अदर सेल्स होती है. ठीक है, जिसके अंदर जो 8% ब्लड होता है उसके अंदर आपको 55% क्या होगा? प्लाज्मा देखने को मिलेगा. ठीक है, और जो ब्लड सेल्स है वो रहेगी 45% रहेगी. ठीक है, जिसके अंदर आपको डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है और प्लेटलेट्स होगी. ठीक है, अब क्या होता है कि किन्हीं डिजीज कंडीशन के कारण ये जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, ठीक है, या प्लाज्मा है, उसके अंदर क्या होती है? कमी आ जाती है. उसके अंदर क्या होती है? डेफिशिएंसी आ जाती है. डेफिशिएंसी आ जाती है तो इस कारण अपने को क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो
इन्हीं ये जो मैंने आपको बताया 8% ब्लड होता है, उसके अंदर मोस्टली मैंने आपको प्लाज्मा 55% और ब्लड सेल्स 45% बताया है। उसके अंदर 3 सेल्स बताइए, ये जो ब्लड है उसके अंदर ये किन्हीं कारणों की वजह से या डिजीज कंडीशन के कारण या एबनॉर्मलिटी के कारण क्या हो रहा है, इनके अंदर कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है। तो उस डेफिशिएंसी को पूर्ण करने के लिए अपन क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की डेफिनेशन देखी जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है कि मोस्टली क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, डोनर से ब्लड लेकर रेसिपिएंट को ट्रांसफर किया जाता है। तो डोनर कौन होता है, डोनर का मतलब जो ब्लड को देता है। ठीक है, और रेसिपिएंट किसको बोलेंगे अपन, रेसिपिएंट का मतलब होता है जिसको अपन ब्लड जो है वो चढ़ाते हैं या फिर उसको आईवी लाइन से अपन उसको दे रहे हैं ब्लड। ठीक है, तो यहां पे अगर डेफिनेशन देखी जाए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की डेफिनेशन देखी जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, ब्लड ट्रांस अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ए प्रोसेस इंक्लूडिंग ऑफ ब्लड और ब्लड कंपोनेंट फ्रॉम ए डोनर टू ए रेसिपिएंट थ्रू ए आईवी लाइन। मींस क्या होता है, इसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, मैंने आपको 8% ब्लड बताया और ब्लड के अंदर मैंने आपको कंपोनेंट बताए, प्लाज्मा आपको 55% देखने को मिलेगा और आपको ब्लड सेल्स है वो 45% देखने को मिलेगी। तो ये क्या कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो उनको अपन क्या करते हैं, एक डोनर होता है, डोनर से अपन लेकर क्या करते हैं, उसको रेसिपिएंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं थ्रू ए आईवी लाइन। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन जो बनती है वो डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के डेफिनेशन दी थी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच transfusing of blood or blood components from a डोनर का मतलब होता है जिससे अपन ब्लड ले रहे हैं, डोनर टू ए रेसिपिएंट जिसको अपन ब्लड ट्रांसफर कर रहे हैं थ्रू ए आईवी लाइन। आईवी लाइन का एक माध्यम है जिसके द्वारा अपन ब्लड दे रहे हैं, ब्लड के कंपोनेंट दे रहे हैं थ्रू ए आईवी लाइन, थ्रू ए आईवी लाइन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी। वो डेफिनेशन दी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या एक प्रोसेस है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, ब्लड हो सकता है या ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं, वो अपन क्या करते हैं, डोनर से लेते हैं और डोनर से लेकर अपन क्या करते हैं, जिसको रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की या ब्लड की कंपोनेंट की, उसको अपन क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं बाय ये आईवी लाइन। तो ये आईवी लाइन का एक माध्यम है जिसके द्वारा अपन ब्लड कंपोनेंट वो दे सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अगर देखा जाए, एवरेज मान लो कि हीमोग्लोबिन लेवल देखा जाए नॉर्मली, अगर मेल है, मेल के अंदर नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन देखा जाए तो वो था 13 से लेकर 18 ग्राम प्रतिशत। ठीक है, और अगर फीमेल होती है उसके अंदर अपने को देखने को मिलता है वो देखता है 12 से लेकर 16। अब किन्हीं एब्नॉर्मल की वजह से या फिर किन्हीं कोई डिजीज कंडीशन की वजह से क्या होता है कि ये लेवल है कम हो जाता है, तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, ब्लड या ब्लड कंपोनेंट देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अगर इसकी नीड होती है देखा जाए तो लेवल देखा जाए तो लेस देन 8 ग्राम पर डीएल। ठीक है, तो इसके अंदर मोस्टली है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो मैंने आपको बताया सबसे पहले वो मैंने आपको बताया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की डेफिनेशन मैंने बताई और उसके बाद जो नॉर्मल लेवल होता है वो देखा और मोस्टली 8 ग्राम होता है, उसके अंदर लेस देन 8 ग्राम होता है, उसके अंदर अपने को ब्लड को देने की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उसको ब्लड की नीड होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ब्लड के बारे में अपन ने इसके डेफिनेशन के बारे में अपन ने अध्ययन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा अपना वो आएगा अपना कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कंपोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन या टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं ब्लड कंपोनेंट के। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले अध्ययन करेंगे कंपोनेंट्स या फिर टाइप्स।
कंपोनेंट्स या फिर टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात अपने को अलग अलग तरह के अपन क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो मैंने आपको ब्लड कंपोनेंट बताए थे, ब्लड या ब्लड कंपोनेंट बताए थे, उनको अपन क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं डोनर टू ए रिसिपिएंट। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला कंपोनेंट देखा जाए तो मोस्टली सबसे पहले अपन देखते हैं, तो देखते हैं वूल ब्लड। वूल ब्लड जिसके अंदर कंप्लीट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होंगे। ठीक है, और उसके अलावा पीआरबीसी, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स है वो पैक्ड रहेगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। उसके बाद चौथा अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर दो टाइप होंगे, एफएफपी, फ्रोजन प्लाज्मा, और दूसरा अपन पढ़ेंगे क्रायोप्रेसिपिटेट, क्रायोप्रेसिपिटेट, क्रायोप्रेसिपिटेट। ठीक है, और फिफ्थ वन अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, और उसके अलावा अदर या फिर कॉलर्स बोलते हैं, कॉलर्स अपन यहां पे दो प्रकार के अध्ययन करेंगे, एक पढ़ेंगे डेक्स्ट्रान और दूसरा पढ़ेंगे अपन एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर अपन क्या करेंगे, जो कंपोनेंट होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर, ठीक है, मतलब जो ब्लड या ब्लड के कंपोनेंट है वो कौन कौन से माध्यम से, मतलब कौन कौन से ट्रांसफर करते हैं डोनर टू रेसिपिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वूल ब्लड को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कंप्लीट होते हैं। पीआरबीसी जो पैक्ड रेड ब्लड सेल्स होगी, ठीक है, प्लेटलेट्स होगी, और प्लाज्मा, जो प्लाज्मा दो फॉर्म के अंदर अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, एफएफपी फॉर्म के अंदर और एक क्रायोप्रेसिपिटेट फॉर्म के अंदर। ठीक है, और ग्रेन्युलोसाइट फॉर्म के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कॉलर्स, कॉलर्स के अंदर डेक्स्ट्रान होगा और एल्ब्यूमिन होगा। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, एक एक करके अपन क्या करेंगे, इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वूल ब्लड, यानी कंप्लीट ब्लड। कंप्लीट ब्लड, तो कंप्लीट ब्लड के अंदर सबसे पहले अपन वूल ब्लड। अब वूल ब्लड के अंदर मैंने आपको बताया, इसके अंदर क्या होगा, इट इंक्लूड WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, कंप्लीट सेल्स होगी इसके अंदर ब्लड की। ठीक है, और इसके अलावा इसका अगर यूज देखा जाए, मोस्टली इसका यूज होता है अगर किसी पेशेंट को सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है, जैसे मान लो कोई पेशेंट ट्रॉमा का हो रहा है, तो उसको ट्रॉमा हुआ है तो सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, कंप्लीट ब्लड मतलब वूल ब्लड को ट्रांसफर करते हैं। तो मतलब इसका यूज है वो सीवियर ब्लड लॉस के अंदर करते हैं, सीवियर ब्लड लॉस के अंदर करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो ब्लड कंपोनेंट होता है उसका जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है, उसका जो पैकेट का जो वॉल्यूम होता है वो रहता है 350 ml। कितना रहेगा, 350 ml रहेगा। ठीक है, तो 350 ml के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, 300 ml तो आपको ब्लड देखने को मिलेगा, और 50 ml आपको क्या देखने को मिलेगा, एंटीकोगुलेंट, या फिर अपन इसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव, मतलब उसको ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए 50 ml तक वो उसके अंदर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो 350 ml इसका वॉल्यूम होता है, जिसके अंदर 300 ml तो आपको ब्लड देखने को मिलेगा और 50 ml आपको एंटीकोगुलेंट या फिर प्रिजर्वेटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह पहली बात ये है कि अब यहां पे अपन क्या करेंगे, जो प्रिजर्वेटिव, जो ब्लड के अंदर ब्लड को प्रिजर्व रखने के लिए या स्टोर रखने के लिए कंपोनेंट यूज लेते हैं, उनका अपन क्या कर सकते हैं, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वूल ब्लड के बारे में बताया। ठीक है, और वूल ब्लड के अंदर मैंने आपको बताया कि इट इंक्लूड WBC, RBC एंड प्लेटलेट। इसके अंदर क्या होगा, WBC, RBC और प्लेटलेट सारे होंगे। ठीक है, और इसके अंदर मोस्टली इसका जो यूज होता है वो सीवियर ब्लड लॉस के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, सीवियर ब्लड लॉस के अंदर होगा। ठीक है,
और उसका नॉर्मल जो वॉल्यूम देखा जाए वो देखा जाएगा 350 ml। कितना? 350 ml देखा जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो 300 ml क्या होगा? ब्लड रहेगा, और 50 ml क्या रहेगा? एंटीकोगुलेंट या फिर प्रिजर्वेटिव है वो यूज में लेते हैं, ठीक है। अब इसका जो टेम्परेचर होता है स्टोरेज का, जो ये वूल ब्लड होता है, तो वूल ब्लड का जो टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर स्टोरेज के लिए वो रहेगा 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहेगा? 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, ठीक है। और जो स्टोरेज का ड्यूरेशन रहेगा, स्टोरेज का ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 28 to 35 डेज। मतलब वूल ब्लड को अपन क्या कर सकते हैं? 28 to 35 डेज तक अपन क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज टेम्परेचर जो ब्लड को ब्लड बैंक के अंदर स्टोर रखते हैं, उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वो 2 से लेकर 6 डिग्री यानी 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करके अपन को स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा स्टोरेज का ड्यूरेशन नॉर्मली देखा जाए वो 28 to 35 डेज तक रखा जाता है, ठीक है। ये क्या होगा? वूल ब्लड हो गया। अब वूल ब्लड के अंदर और भी इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती है अपने, कौन कौन सी है? सबसे पहली बात होती है इन्फ्यूजन टाइम। जो वूल ब्लड होता है, तो वूल ब्लड को कितने टाइम में इन्फ्यूजन करते हैं, उसका ड्यूरेशन कितना होता है, ठीक है। तो इन्फ्यूजन टाइम के अंदर देखा जाए, तो इन्फ्यूजन टाइम के अंदर देखा जाए क्या पड़ेगा? इन्फ्यूजन टाइम, इन्फ्यूजन टाइम, ठीक है। इन्फ्यूजन टाइम के अंदर नॉर्मली अगर इसको ट्रांसफ्यूज करना है ब्लड को, वूल ब्लड को, तो इसको अपन 2 to 4 आवर 2 से 4 घंटे के अंदर इसको ट्रांसफ्यूज करते हैं। कितने? 2 to 4 आवर, ठीक है। अगर इस ब्लड को अपन ने लेस देन 2 आवर के अंदर ट्रांसफर कर दिया, लेस देन 2 आवर, बहुत जल्दी ही दे दिया, ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो अपने को कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। वो कॉम्प्लिकेशन होगा सर्कुलेटरी ओवरलोड। क्या हो जाएगा? सर्कुलेटरी ओवरलोड देखने को मिलेगा। तो बॉडी के अंदर क्या होगा? ओवरलोडेड हो जाएगी कंडीशन, सर्कुलेशन यानी ओवरलोड हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। अगर लेस देन 2 आवर के अंदर इस ब्लड को, वूल ब्लड को अगर ने इन्फ्यूज कर दिया है, तो सर्कुलेटरी ओवरलोड अपने को देखने को मिलेगा। और अगर इसका जो इन्फ्यूजन है, अगर मोर देन 4 आवर ड्यूरेशन के अंदर, अगर 4 घंटे से ज्यादा अपन ने टाइम ले लिया इसको इन्फ्यूजन के अंदर, तो क्या देखने को मिल सकता है? सेप्टिसीमिया देखने को मिल सकता है। क्या कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा? सेप्टिसीमिया कॉम्प्लिकेशन अपने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इन्फ्यूजन टाइम के अंदर मैंने आपको बताया, जो इन्फ्यूजन टाइम होता है वो नॉर्मली 2 to 4 आवर, जो वूल ब्लड होता है बॉडी के अंदर, उसको जो इन्फ्यूज किया जाता है वो 2 से लेकर 4 घंटे के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को लेस देन 2 आवर्स के अंदर अगर इस वूल ब्लड को ट्रांसफर किया जाए, तो बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी ओवरलोड देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर इसको ड्यूरेशन अगर मोर देन 4 आवर्स के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया है, तो पेशेंट के अंदर सेप्टिसीमिया देखने को मिल सकता है। क्योंकि लंबे समय तक अगर ब्लड रहेगा तो वो कंटामिनेटेड होता जाएगा, क्योंकि उसकी ब्लड सेल से होगी वो क्या होगी? कंटामिनेट हो जाएगी, और पेशेंट को क्या हो सकता है? सेप्टिसीमिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? वूल ब्लड होता है। वूल ब्लड के अंदर मैंने आपको बताया कि वूल ब्लड के अंदर क्या नॉर्मली मैंने आपको बताया, इट इंक्लूड WBC, RBC एंड प्लेटलेट। जो कंप्लीट सेल्स होती है वो इसके अंदर वूल ब्लड के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया इसका जो यूज होता है वो मोस्टली इसका यूज होता है सीवियर ब्लड लॉस के अंदर। किसके अंदर? जो ट्रोमेटिक पेशेंट होते हैं उसके अंदर, ट्रोमा की कंडीशन के अंदर सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है, तो उस पेशेंट के अंदर उस पेशेंट को वूल ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो ये वूल ब्लड होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड, जो ब्लड बैंक होता है उसके अंदर 2 से लेकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड अपन क्या कर सकते हैं? इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, मतलब इसका ड्यूरेशन कितना होगा? वो रहेगा 28 to 35 डेज रहेगा। कितना रहेगा? 28 to 35 डेज रहेगा, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको बताया इन्फ्यूजन टाइम,
मतलब इसको कितने आवर्स में अंदर इंफ्यूज करते हैं वूल ब्लड को, तो इसका नॉर्मल जो ड्यूरेशन है वो 2 to 4 आवर्स होगा। कितना रहेगा? 2 to 4 आवर रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर लेस देन अगर 2 आवर के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाए तो पेशेंट के अंदर सर्कुलेटरी ओवरलोड देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसके अगर मोर देन 4 आवर के अंदर इसको ट्रांसफर करते तो पेशेंट के अंदर सेप्टिसीमिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? वूल ब्लड के अंदर बताया मैंने, ठीक है। और वूल ब्लड के अंदर मैंने एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि इसके अंदर जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के अंदर मैंने आपको बताया 350 ml इसके अंदर क्या होता है? वॉल्यूम होता है नॉर्मली, ठीक है। तो नॉर्मल इसका 350 ml वॉल्यूम होता है, तो जिसके अंदर मैंने आपको बताया 300 ml क्या होगा? ब्लड रहेगा, और 50 ml क्या रहेगा? एंटीकोगुलेंट या फिर प्रिजर्वेटिव रहेगा, ठीक है। तो अब ये अब जो इंपॉर्टेंट बात चीज ये है कि जो बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है या फिर जो वूल ब्लड है, वूल ब्लड को अपन स्टोर कर रहे हैं, तो स्टोर करने के लिए उसको प्रिजर्वेशन के लिए कौन कौन से कंपोनेंट काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट ऑफ एंटीकोगुलेंट या फिर प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कंपोनेंट ऑफ प्रिजर्वेशन। ब्लड को एंटीकोगुलेंट करने के लिए या फिर प्रिजर्वेटिव करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक शॉर्ट फॉर्म होती है सीपीडी। सी का मतलब होता है सिट्रेट, और पी का मतलब होता है फॉस्फेट, और डी का मतलब होता है डेक्सट्रोज। ठीक है। तो सीपीडी जो 3 कंपोनेंट होते हैं, वो कंपोनेंट अपन क्या करते हैं? ब्लड को प्रिजर्वेटिव या एंटीकोगुलेंट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो यहां पे सीपीडी एक शॉर्ट फॉर्म होती है जिसके अंदर सिट्रेट होगा, फॉस्फेट होगा और डेक्सट्रोज होगा, ठीक है। अब बात ये होती है कि ये तीनों कंपोनेंट होते हैं, तो तीनों कंपोनेंट का क्या क्या उपयोग होता है, ये तीनों कंपोनेंट क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहला जो सिट्रेट होता है अपना, सिट्रेट होता है, सिट्रेट जो होगा वो क्या करता है? वो कैल्शियम के साथ बाइंड होकर, वो क्या होगा? बाइंड होगा किसके साथ? कैल्शियम के साथ, कैल्शियम आयन के साथ, और क्या बनाएगा? कैल्शियम सिट्रेट बनाएगा, कैल्शियम सिट्रेट बनाएगा। और ये कैल्शियम सिट्रेट है वो एंटीकोएगुलेंट का काम करेगा। कैसा काम करेगा? एंटीकोएगुलेंट का काम करेगा। क्या काम करेगा? एंटीकोएगुलेंट का काम करेगा। तो सिट्रेट का जो मेन फंक्शन रहता है वो एंटीकोएगुलेंट, मतलब रक्त का थक्का है वो बनने से बचाता है, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट का काम करेगा, ठीक है। तो बाइंड जो क्या सिट्रेट होता है, सिट्रेट के अंदर क्या होता है? कैल्शियम आयन के साथ बाइंड होकर वो क्या बनाता है? कैल्शियम सिट्रेट बनाता है, और कैल्शियम सिट्रेट क्या करता है? एंटीकोएगुलेंट का काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड वन होता है वो होता है फॉस्फेट, सीपीडी। अब सीपीडी क्या होता है? सीपीडी के अंदर क्या होता है? होता है सोडियम डाइफॉस्फेट, सोडियम डाइफॉस्फेट, सोडियम डाइफॉस्फेट। और सोडियम डाइफॉस्फेट क्या करता है? जो ब्लड है उसके अंदर जो पीएच अगर डाउन हो रही है तो उसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है गिरने, प्रिवेंट फॉल ऑफ पीएच। जो ब्लड की पीएच है वो डाउन अगर हो रही है तो उसको बचाता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है। वो कौन करता है? सोडियम डाइफॉस्फेट। जो जिसके अंदर फॉस्फेट होगा वो क्या करता है? जो ब्लड है उसकी जो पीएच है उसको डाउन हो रही है उसको प्रिवेंट करने का काम करेगा, ठीक है। और जो थर्ड वन होता है, जो थर्ड वन अपना होगा डेक्सट्रोज। कौन सा रहेगा? डेक्सट्रोज। अब डेक्सट्रोज क्या करता है? डेक्सट्रोज का मतलब होता है, मैंने आपको बताया डेक्सट्रोज का मतलब क्या होगा? बॉडी के अंदर क्या होती है? ब्लड सेल्स होती है, ब्लड सेल्स होती है। तो ब्लड सेल्स को क्या करता है? वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कौन करता है? डेक्सट्रोज करता है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर क्या होते हैं? ये 3 एंटीकोगुलेंट या फिर प्रिजर्वेटिव यूज में लिए जाते हैं कंपोनेंट,
जिसके अंदर अपन शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं सीपीडी। सीपीडी का फुल फॉर्म मतलब होता है सिट्रेट, फॉस्फेट और डेक्सट्रोज। और सीपीडी के अंदर सबसे पहले सिट्रेट होता है, तो सिट्रेट क्या करता है, कैल्शियम आयन के साथ बाइंड होकर क्या बनाता है, कैल्शियम सिट्रेट बनाता है। और कैल्शियम सिट्रेट क्या करता है, एंटी कोएगुलेंट का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद फॉस्फेट होगा, फॉस्फेट के अंदर सोडियम डाइफॉस्फेट होगा, तो वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है पीएच जो फॉल हो रही है उसको प्रिवेंट करने का काम करेगा, ठीक है। और डेक्सट्रोज क्या करता है, डेक्सट्रोज होता है जो ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स होती है उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करेगा, ठीक है। तो यहां पे अपन ने क्या पढ़ा, वो पढ़ा कंपोनेंट ऑफ प्रिजर्वेशन या फिर एंटीकोएगुलेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट ये यहाँ पे अपना कंप्लीट हुआ वूल ब्लड। वूल ब्लड के बारे में अपन ने अध्ययन किया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टाइप्स रहेगा या वूल ब्लड का जो सेकंड जो कंपोनेंट रहेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, वो रहेगा अपना पीआरबीसी। क्या रहेगा, पीआरबीसी। पीआरबीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। क्या रहेगी, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब इसका जो यूज होता है मोस्टली, अगर इसका यूज देखा जाए, अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन का लेवल है लेस देन 8 ग्राम प्रतिशत अगर देखने को मिलता है, ठीक है, और हिमेटोक्रीट का लेवल है वो लेस देन 30% अगर देखने को मिलता है, तब अपन क्या करते हैं, पैक्ड रेड ब्लड सेल से वो ट्रांसफ्यूज करते हैं, ठीक है। कितने इसका यूज कब करते हैं, जब हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 8 ग्राम प्रतिशत से कम हो और हिमेटोक्रीट का लेवल है लेस देन 30% हो, तब अपन क्या करते हैं, पीआरबीसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इसका जो वॉल्यूम देखा जाए पीआरबीसी का, तो पीआरबीसी का जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है वो होता है 250 ml, और इसके अंदर क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होंगे प्लस क्या होंगे, एंटीकोगुलेंट या प्रिजर्वेटिव होंगे, ठीक है। इसका जो नॉर्मल वॉल्यूम जो ब्लड जो वॉल्यूम होगा वो 250 ml होगा, और इसके अंदर क्या होंगे, एंटीकोगुलेंट या फिर प्रिजर्वेटिव रहेंगे, ठीक है। और तीसरी बात, स्टोरेज का इसका टेम्परेचर है, स्टोरेज का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। ब्लड बैंक के अंदर इसको स्टोर रखने का जो टेम्परेचर रखा जाता है वो रखा जाता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, ठीक है। और स्टोरेज का जो ड्यूरेशन रहेगा, जो ये पीआरबीसी है, पीआरबीसी को कितने टाइम तक अपन स्टोर कर सकते हैं, तो नॉर्मली इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 35 to 42 डेज रहेगा। कितना रहेगा, 35 to 42 डेज रहेगा, ठीक है। और जो नॉर्मली मोस्टली इसको नॉर्मल अपन 35 डेज तक अपन यूज कर सकते हैं, 35 डेज, और मैक्सिमम अपन इसको 42 डेज तक अपन यूज ले सकते हैं, 42 डेज, ठीक है। तो यहां पे अपन ने अध्ययन किया, वो किया अपन ने पीआरबीसी के बारे में, ठीक है। पीआरबीसी की मैंने आपको बताया पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब इसका यूज है वो कब किया जाता है, जब पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल है वो लेस देन 8 ग्राम प्रतिशत से कम हो, और पेशेंट के अंदर हिमेटोक्रीट का जो लेवल है वो लेस देन 30% से कम हो, तब अपन इसको पीआरबीसी को अपन क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इसका जो पीआरबीसी का जो बैग होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो 250 ml रहेगा, और उसके साथ इसके अंदर क्या होगा, एंटीकोएगुलेंट रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो ब्लड बैंक के अंदर इसको स्टोर करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर रखा जाता है वो रखा जाता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, ठीक है। और अगर स्टोरेज का जो ड्यूरेशन है, मतलब इसको नॉर्मली कितने ड्यूरेशन या कितने टाइम तक अपन स्टोर कर सकते हैं, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 35 to 42 डेज रखा जाता है, ठीक है। और नॉर्मली अपन इसको 35 डेज तक स्टोर कर सकते हैं, और मैक्सिमम देखा जाए तो अपन 42 डेज तक अपन इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात आती है, जो पीआरबीसी अपन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 यूनिट, जैसे मान लो पीसी पेशेंट को 1 यूनिट पीआरबीसी अपन ने इंट्रोड्यूस कर ली, तो इसके अंदर कितना एक्सपेंशन होगा, मतलब कितना उसके अंदर इंक्रीज होगा ब्लड,
हीमोग्लोबिन का लेवल कितना इंक्रीज होगा और हिमेटोक्रीट का लेवल कितना इंक्रीज होगा। तो यहां पे नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इफेक्टिवनेस। अगर किसी पेशेंट को 1 यूनिट पीआरबीसी अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो पेशेंट को कितनी मात्रा के अंदर हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा और हिमेटोक्रीट का कितना लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर माना देखा जाए तो पेशेंट का अगर एचबी लेवल देखा जाए, अगर अपन 1 यूनिट अगर ट्रांसफर करते हैं पीआरबीसी किसी पेशेंट को, तो एचबी लेवल है वो 1 ग्राम पर डीएल इंक्रीज होगा। कितना रहेगा? 1 ग्राम पर डीएल इंक्रीज होगा। ठीक है, और हिमेटोक्रीट है वो रहेगा इंक्रीज होगा 2 से लेकर 3%। कितना रहेगा? 2 से लेकर 3%। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस देखा जाए, मतलब किसी पेशेंट को अगर 1 यूनिट अपन ने पीआरबीसी इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है, तो उसके अंदर तो उस पेशेंट के अंदर कितनी मात्रा के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा और हिमेटोक्रीट लेवल का कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर जो देखा जाए तो अगर किसी पेशेंट को 1 यूनिट अगर पीआरबीसी अगर इंट्रोड्यूस कर दिए तो उसके अंदर 1 ग्राम पर डीएल है वो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा 1 यूनिट से, और उसके अलावा हिमेटोक्रीट का लेवल है वो 2 से 3% है वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो यहां पर अपन ने किसके बारे में अध्ययन किया? वो अध्ययन किया अपन ने पीआरबीसी, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो थर्ड वन आएगा वो रहेगा अपना प्लेटलेट्स। क्या रहेगा? प्लेटलेट्स। थर्ड वन जो कंपोनेंट रहेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का वो रहेगा प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स मोस्टली जो इसका यूज किया जाता है वो किया जाता है क्लोटिंग के लिए। किसके लिए? क्लोटिंग के लिए इसका यूज करते हैं। इसका यूज देखा जाए तो इसका यूज अपन देखते हैं तो फॉर क्लोटिंग, रक्त का थक्का बनाने के लिए, फॉर क्लोटिंग। ठीक है, और इसका अगर मेन इंडिकेशन रहेगा वो रहेगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट है वो डाउन हो गई है जिसके कारण क्या वो ब्लीडिंग हो रही है। तो उस कंडीशन के अंदर ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपन रक्त का थक्का बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? प्लेटलेट है वो ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो इंडिकेशन देखा जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, और इसका अगर नॉर्मल जो वॉल्यूम है वो रहेगा 50 to 70 ml। कितना रहेगा? 50 to 70 ml। और इसको अपन कितनी ड्यूरेशन में ट्रांसफर करेंगे? ड्यूरेशन का रहेगा वो रहेगा 15 to 30 मिनट। 15 से लेकर 30 मिनट के अंदर इसको ट्रांसफर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर रहेगा, स्टोरेज का टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा रूम टेम्परेचर पे इसको अपन स्टोर करते हैं। रूम टेम्परेचर जो नॉर्मली अपन देखा जाए 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कितने रूम टेम्परेचर पे अपन क्या कर सकते हैं? इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और इसको स्टोरेज का जो ड्यूरेशन रहेगा वो कितना रहेगा? स्टोरेज ड्यूरेशन वो रहेगा 5 to 7 डेज तक अपन क्या कर सकते हैं? इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अपन ने अध्ययन किया वो किया प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, तो प्लेटलेट क्या काम आता है? प्लेटलेट जहां पे रक्त का थक्का बनाना है, जहां पे ब्लीडिंग हो रही है, उसको ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करते हैं? वहां पे अपन क्या करते हैं? प्लेटलेट लगाते हैं। ठीक है, तो मोस्टली इसका इंडिकेशन रखा जाता है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जहां पे ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए वहां पर अपन क्या करते हैं? प्लेटलेट चढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर इसका जो वॉल्यूम है, जो बैग है, उसका वॉल्यूम देखा जाए वो 50 to 70 ml रहेगा। ठीक है, और उसके अलावा जो उसका ड्यूरेशन है, कितने टाइम में उसको इंफ्यूज कर रहा है, तो वो 15 to 30 मिनट रहेगा। और इसको स्टोरेज का जो टेम्परेचर रखा जाता है वो रूम टेम्परेचर 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर कर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा इसका ड्यूरेशन रहेगा वो 5 to 7 डेज। मतलब जो ब्लड बैंक के अंदर इसको कितने टाइम तक अपन स्टोर कर सकते हैं, वो नॉर्मली स्टोर कर सकते हैं 5 to 7 डेज तक। ठीक है, तो यहां पे अपन अध्ययन किया, वो किया प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, अब बात आती है कि जो प्लेटलेट होते हैं, प्लेटलेट के टाइप्स कितने प्रकार के होंगे, तो टाइप्स ऑफ प्लेटलेट नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लेटलेट्स। टाइप्स ऑफ प्लेटलेट्स, टाइप्स ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, तो दो टाइप्स होते हैं मोस्टली। ठीक है, सबसे पहला जो होता है टाइप, वो होता है आरडीपी। आरडीपी जिसको अपन बोल देंगे रैंडम डोनर प्लेटलेट्स। ठीक है, और जो दूसरा होगा वो रहेगा एसडीपी, जिसको अपन फुल फॉर्म बोलते हैं सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। ठीक है, तो यहां पे जो प्लेटलेट के दो टाइप देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला होगा आरडीपी, जिसको अपन बोलेंगे रैंडम डोनर प्लेटलेट्स, और दूसरा होता है एसडीपी, जो सिंगल डोनर प्लेटलेट्स होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर इसका नॉर्मल जो वॉल्यूम देखा जाए, मतलब एक यूनिट अगर एसडीपी होगी, एक यूनिट एसडीपी होती है, उसके अंदर अपने को 6 यूनिट आरडीपी देखने को मिलेगा। कितना? 6 यूनिट आरडीपी देखने को मिलेगा। कितना? 6 यूनिट। मतलब एक यूनिट एसडीपी जो सिंगल डोनर प्लेटलेट है, उसके अंदर 6 यूनिट क्या है, अपने को आरडीपी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात ये होती है कि अगर किसी पेशेंट को अपन ने 1 यूनिट आरडीपी अपन ने ट्रांसफ्यूज कर दी। ठीक है, किसी पेशेंट को 1 यूनिट आरडीपी अगर ट्रांसफर कर दी है, 1 यूनिट आरडीपी ट्रांसफर कर दी है, तो प्लेटलेट कितना इंक्रीज होगा? वो प्लेटलेट इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज होगा 5000 से लेकर 10,000 पर MMQ। कितना रहेगा? 5000 to 10,000 पर MMQ। एक यूनिट आरडीपी अगर किसी पेशेंट को ट्रांसफर इंक्रीज कर दी है, तो यहाँ पे प्लेटलेट कितना इंक्रीज होगा? वो 5000 to 10,000 पर MMQ। और अगर किसी पेशेंट को अगर 1 यूनिट एसडीपी इंफ्यूज कर दी है, 1 यूनिट एसडीपी अगर इंफ्यूज कर दी है, तो वहां पे अपन जो प्लेटलेट जो इंक्रीज होगा वो होगा 40,000 to 50,000 पर MMQ। कितना इंक्रीज होगा? 40,000 to 50,000 पर MMQ। तो यहां पे अपन ने, मैंने आपको बताया कि जो प्लेटलेट होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला जो होता है वो होता है आरडीपी। आरडीपी की जो फुल फॉर्म होती है रैंडम डोनर प्लेटलेट। और जो सेकंड वन होता है वो होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट, जिसको अपन एसडीपी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एक एसडीपी होता है, उसके अंदर अपने को 6 यूनिट आरडीपी देखने को मिलता है। मतलब उसका कंपोजिशन अगर देखा जाए, मतलब 6 आरडीपी मिलकर एक सिंगल एसडीपी बनाते हैं। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को अगर 1 यूनिट आरडीपी अगर इंक्रीज कर दिए, तो प्लेटलेट कितना इंक्रीज होगा? वो होगा 5000 से लेकर 10,000 पर MMQ इंक्रीज होगा। कितना रहेगा? 5000 to 10,000 पर MMQ। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को एक सिंगल यूनिट मतलब सिंगल डोनर प्लेटलेट अगर इंफ्यूज कर दी है, तो 40,000 to 50,000 पर MMQ है, वो प्लेटलेट है, वो इंक्रीज देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आज अपन ने क्या पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा, वो पढ़ा प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक अपने कंप्लीट हुए। कौन कौन से? सबसे पहला जो पढ़ा अपने वूल ब्लड, उसके बाद पढ़ा अपने पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद थर्ड वन पढ़ा प्लेटलेट्स। अब नेक्स्ट वन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लाज्मा। क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा। नेक्स्ट वन पढ़ेंगे प्लाज्मा। फोर्थ वन जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है? मैंने आपको ब्लड बताया था, ब्लड कितना होता है? बॉडी का 8% होता है। ठीक है,
और ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल्स, ठीक है। अब प्लाज्मा क्या होती है? प्लाज्मा का मतलब होता है कि ब्लड में से ब्लड सेल्स को अगर निकाल दी जाए तो पीछे क्या बचेगा? प्लाज्मा बचेगा, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने आपको उसका जो परसेंटेज बताया वो बताएगा 55% रहेगा, ठीक है। अब जो प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा का यूज किस लिए किया जाता है? तो अगर इसका यूज देखा जाए, अगर इसका यूज देखा जाए तो पहला अगर इसका यूज देखा जाए टू एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, जो बॉडी के अंदर अगर ब्लड वॉल्यूम गिर गया है तो उसको बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे? प्लाज्मा इंट्रोड्यूस करते हैं, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और दूसरा जो होता है, इसका उपयोग, दूसरा इसका मेन उपयोग होता है टू प्रिवेंट क्लोटिंग, ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है। मोस्टली क्लोटिंग फैक्टर के अंदर इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम और टू प्रिवेंट क्लोटिंग या फिर फैक्टर्स, ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये मोस्टली प्लाज्मा का यूज देखा जाए तो टू एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम और टू प्रिवेंट क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है। अब जो प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा के क्या होता है? दो प्लाज्मा है मोस्टली दो फॉर्म के अंदर पाया जाता है। जो टाइप्स होता है प्लाज्मा के अंदर, दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एफएफपी और दूसरा जो टाइप होगा वो होगा क्रायोप्रेसिपिटेट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक एक करके अपन क्या करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, टाइप्स ऑफ प्लाज्मा, टाइप्स ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। तो यहां पे दो टाइप्स देखने को मिलेंगे, कौन कौन से? सबसे पहला जो टाइप्स होगा वो रहेगा एफएफपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है। उसके अलावा इसकी फुल फॉर्म होती है इसकी, ठीक है। अब इसका यूज किस लिए किया जाता है? मोस्टली इसका यूज किया जाता है टू एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, टू एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, टू एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। जो ब्लड वॉल्यूम की मात्रा कम हो गई है उसको बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं? प्लाज्मा इंट्रोड्यूस करते हैं पेशेंट को, ठीक है। अब जो प्लाज्मा होता है उसका जो वॉल्यूम देखने को मिलता है वो होता है 200 से लेकर 250 ml, कितना? 200 से लेकर 250 ml, ठीक है। और इसके अंदर ड्यूरेशन रहेगा, ट्रांसफ्यूजन ड्यूरेशन रहेगा या ट्रांसफ्यूजन टाइम, वो अपन कर सकते हैं 15 to 30 मिनट, 15 से 30 मिनट के अंदर इसको इन्फ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टोरेज का टेम्परेचर है, जो एफएफपी होती है उसको स्टोरेज का टेम्परेचर है, ब्लड बैंक के अंदर कैसे इसको स्टोर करते हैं, तो स्टोरेज टेम्परेचर देखते हैं। स्टोरेज का टेम्परेचर देखा जाए तो मोस्टली किसी पेशेंट को विद इन 2 आवर के अंदर इसका बेस्ट यूज रहता है। तो बेस्ट यूज देखा जाए, बेस्ट यूज विद इन 2 आवर्स ऑफ हैविंग, 2 आवर्स ऑफ हैविंग मतलब निकालने के बाद विद इन 2 आवर के अंदर इसका अगर यूज कर ले तो बेस्ट यूज रहेगा, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अपन 24 आवर तक अपन इसको स्टोर कर सकते हैं, कितने? 24 आवर्स तक, ठीक है। अगर -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर रहे हैं स्टोर, तो अपन इसको 1 ईयर तक स्टोर कर सकते हैं, अप टू 1 ईयर, 1 ईयर तक अपन इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है।
और फोर्थ वन होता है अगर -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर स्टोर कर रहे हैं तो अप टू 3 ईयर तक अपन इसको स्टोर कर सकते हैं, अप टू 3 ईयर। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए कि ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक के अंदर इसको स्टोर कैसे करते हैं, जो टेम्परेचर रखा जाता है और ड्यूरेशन रखा जाता है। तो अगर किसी पेशेंट को अगर उसको एफएफपी है, अगर उसको 2 घंटे के अंदर ट्रांसफर कर जाए तो बेस्ट यूज रहेगा उसका। ठीक है, उसके बाद अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है तो वो 24 आवर तक अपन इसको स्टोर कर सकते हैं। अगर -18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाए तो अपन वो अप टू 1 ईयर तक इनको स्टोर कर सकते हैं। अगर -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर रखा जाए तो अप टू 3 ईयर तक अपन इसको एफएफपी को है वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, किसके बारे में अध्ययन किया, वो किया फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के बारे में, एफएफपी के बारे में अध्ययन किया। तो मैंने एफएफपी के बारे में मैंने बताया कि इसका यूज किया जाता है टू एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम की मात्रा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और इसका वॉल्यूम देखा जाए तो 200 से लेकर 250 ml तक रहता है। ठीक है, और ट्रांसफ्यूजन टाइम है वो 15 to 30 मिनट देखने को मिलेगा। ठीक है, और स्टोरेज का जो टेम्परेचर रहेगा बेस्ट यूज विद इन 2 आवर्स ऑफ हैविंग। ठीक है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर रहे हैं तो 24 आवर तक, और -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख रहे हैं तो अप टू 1 ईयर तक स्टोर कर सकते हैं। अगर -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख रहे हैं तो अप टू 3 ईयर तक अपन इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया अपना एफएफपी यानी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के बारे में अपन ने अध्ययन किया। अब नेक्स्ट जो सेकंड रहेगा प्लाज्मा का टाइप, वो अपना रहेगा वो क्रायोप्रेसिपिटेट। कौन सा रहेगा सेकंड टाइप, क्रायो प्रेसिपिटेट। इसका जो यूज होगा क्रायो प्रेसिपिटेट का मोस्टली क्लोटिंग फैक्टर के लिए, क्लोटिंग फैक्टर इंट्रोड्यूस करने के लिए, मोस्टली क्लोटिंग फैक्टर के लिए कौन सा फैक्टर यूज करते हैं, मोस्टली 8 फैक्टर। 8 फैक्टर कौन सा है, एंटी हिमोफिलिक फैक्टर AHF। ठीक है, या फिर इसको अपन फाइब्रिनोजन को भी अपन क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो क्लोटिंग फैक्टर इसके अंदर अपन क्या करते हैं, किसी पेशेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं मोस्टली क्लोटिंग फैक्टर के अंदर। और 8 जो AHF जो एंटी हिमोफिलिक फैक्टर रहेगा, और फाइब्रिनोजन भी क्या होगा, फैक्टर रहेगा, क्लोटिंग फैक्टर, उसको अपन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली इसका अगर इंडिकेशन देखें तो हीमोफीलिया की जो पेशेंट देखने को मिलते हैं उसके अंदर अपन इसका यूज करते हैं, हीमोफीलिया पेशेंट। ठीक है, और इसका वॉल्यूम देखते हैं बैग का वॉल्यूम जो होगा वो 200 to 250 ml रहेगा। कितना रहेगा, 200 to 250 ml रहेगा। ठीक है, और उसके बाद इसका ट्रांसफ्यूजन का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 30 to 60 मिनट। कितना रहेगा, 30 to 60 मिनट के अंदर इसको ट्रांसफ्यूज करते हैं। ठीक है, और अगर इसको स्टोर करना है, स्टोरेज, तो स्टोरेज के अंदर मोस्टली इसको अगर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक मोस्टली इसका रखा जाता है अप टू 1 ईयर, -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टोर रखा जाता है, अप टू 1 ईयर, 1 साल तक अपन इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन ने जो पढ़ा वो पढ़ा क्रायोप्रेसिपिटेट के बारे में। तो क्रायोप्रेसिपिटेट होता है वो क्लोटिंग फैक्टर को अपन क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं किसी पेशेंट को क्लोटिंग फैक्टर की कमी हो गई है तो क्लोटिंग फैक्टर अपन इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इन्फ्यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली जो हीमोफीलिया के जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर अपन ये इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका वॉल्यूम देखा जाए वो देखा जाएगा 200 to 250 ml नॉर्मल वॉल्यूम देखा जाएगा, और ट्रांसफ्यूजन टाइमिंग है वो 30 to 60 मिनट रखा जाएगा। और इसको स्टोर करना है तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन को स्टोर कर सकते हैं अप टू 1 ईयर, मतलब 1 साल तक अपन क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन ने किसके बारे में अध्ययन किया, वो पढ़ा अपन ने प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा के अंदर मैंने आपको 2 टाइप बताया आपको, एक तो बनाया मैंने एफएफपी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा,
फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो मोस्टली मैंने आपको बताया टू, इसका जो यूज होता है टू एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम की मात्रा को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। और दूसरा जो होता है क्रायोप्रेसिपिटेट, क्रायोप्रेसिपिटेट का यूज होता है मोस्टली क्लोटिंग फैक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर जो इंडिकेशन होता है मोस्टली हीमोफीलिया पेशेंट के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब चौथा टॉपिक अपना यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो अपना पांचवा जो ब्लड का कंपोनेंट रहेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कंपोनेंट रहेगा, वो रहेगा ग्रेन्युलोसाइट। कौन सा रहेगा? ग्रेन्युलोसाइट। नेक्स्ट फिफ्थ वन जो रहेगा ग्रेन्युलोसाइट। फिफ्थ कंपोनेंट रहेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, वो रहेगा ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के दो टाइप्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। अब ग्रेन्युलोसाइट मोस्टली जो न्यूट्रोपेनिक सेल्स होती है, न्यूट्रोपेनिक जो सेल्स होती है उसके अंदर कमी हो गई पेशेंट को, ठीक है, तो ग्रेन्युलोसाइट अपन क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली अगर इसका यूज किया जाता है वो न्यूट्रोपेनिक पेशेंट के अंदर इसका यूज करते हैं। इसका यूज होता है वो होता है न्यूट्रोपेनिक पेशेंट के अंदर, न्यूट्रोपेनिक पेशेंट जिसको न्यूट्रोपेनिया की कमी हो गई है तो उसके अंदर ग्रेन्युलोसाइट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब जिसका वॉल्यूम देखा जाए वो रहेगा 200 to 250 ml, 200 to 250 ml, ठीक है। और अगर कोई ट्रांसफ्यूजन का टाइमिंग है या इंफ्यूजन का जो टाइम है वो रखा जाता है 30 to 60 मिनट। कितना रहेगा? 30 to 60 मिनट के अंदर इसको इन्फ्यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात होती है स्टोर कैसे करते हैं? स्टोरेज करते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे अपन क्या कर सकते हैं? इसको स्टोर कर सकते हैं। और रूम टेम्परेचर अपना जो नॉर्मल होता है 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब जो फिफ्थ वन जो मैंने आपको बताया वो पढ़ा है मैंने ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट जो कंपोनेंट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, वो मोस्टली जो न्यूट्रोपेनिया की कमी हो गई है तो न्यूट्रोपेनिक पेशेंट के अंदर अपन इंट्रोड्यूस करते हैं, इन्फ्यूज करते हैं, ठीक है। और इसका वॉल्यूम होता है वो 200 to 250 ml होता है, ठीक है। और इसका ट्रांसफ्यूजन का टाइम होता है, इंफ्यूजन जो टाइम दे रहे हैं वो 30 to 60 मिनट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और स्टोर करते हैं एट रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पांचवा टॉपिक, पांचवा जो कंपोनेंट हुआ वो ग्रेन्युलोसाइट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वन जो होगा, सिक्स्थ वन होगा, वो रहेगा अपना कॉलर्स। कौन सा रहेगा? सिक्स्थ जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा कॉलर्स। कौन सा रहेगा? कॉलर्स। तो कॉलर्स अपने को दो प्रकार के यहां पे देखने को मिलेंगे। दो प्रकार के क्या होंगे? कॉलर्स होंगे, टू टाइप्स रहेंगे। टू टाइप्स कॉलर्स के अपने को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो कॉलर्स का टाइप होता है वो होता है डेक्स्ट्रान। क्या होगा? डेक्स्ट्रान। डेक्स्ट्रान जो नेचर होगा वो होगा पॉलीसेकेराइड नेचर का, पॉलीसेकेराइड का बना होगा, पॉलीसेकेराइड का बना रहेगा, ठीक है। और इसका जो मोस्टली जो यूज करते हैं वो करते हैं हम हाइपोवोलिक शोक के अंदर। जो हाइपोवोलिक शोक वाले जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर इसका यूज करते हैं। हाइपोवोलेमिक शोक, इसका यूज होता है मोस्टली हाइपोवोलेमिक शोक वाले पेशेंट के अंदर इसको ट्रांसफर किया जाता है। तो इसके जो टाइप्स होते हैं वो डेक्स्ट्रान 40 है, जो ये उसका मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग उसको रखा जाता है और उसको फिर इसको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो डेक्स्ट्रान है जो पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं और मोस्टली इसका हाइपोवोलेमिक शोक वाले जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है अपना एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का जो यूज होता है इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन की कमी हो गई है पेशेंट को, तो अपन क्या करते हैं? एल्ब्यूमिन को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन का जो मोस्टली यूज देखा जाए, ठीक है ना, तो वो मोस्टली
हाइपोवॉलेमिक शोक वाले पेशेंट है, हाइपोवॉलेमिक शोक या फिर हेमरेजिक कंडीशन के अंदर देखने को मिल सकता है। हेमरेजिक कंडीशन के अंदर अपन इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉलर्स पढ़ा है मैंने, तो कॉलर्स के अंदर दो टाइप्स पढ़े मैंने। एक तो डेक्स्ट्रान होता है, जो डेक्स्ट्रान मैंने आपको बताया जो पॉलीसेकेराइड का बना रहेगा, ठीक है। इसका जो मोस्टली यूज होता है वो हाइपोवॉलेमिक शोक वाले पेशेंट के अंदर इसको इंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है, जो किसी पेशेंट को प्लाज्मा प्रोटीन की कमी हो गई है तो इसको अपन एल्ब्यूमिन के द्वारा ट्रांसफर करते हैं। तो मोस्टली हाइपोवॉलेमिक शोक वाले पेशेंट होते हैं या हेमरेजिक कंडीशन वाले जो पेशेंट अपने को देखने को मिलते हैं, उसके अंदर अपन इसको ट्रांसफर या इंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने क्या पढ़े, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कंपोनेंट पढ़े, मतलब किस तरह कौन कौन से वे हैं, माध्यम है जिसके अंदर अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया वूल ब्लड बताया। वूल ब्लड के अंदर मैंने आपको डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट जो सेल्स होती है वो सारी इंक्लूड होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया पीआरबीसी, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। उसके बाद में आपको बताया मैंने प्लेटलेट्स। प्लेटलेट के अंदर मैंने आपको दो टाइप बताए, एक होता है आरडीपी जिसको रैंडम डोनर प्लेटलेट बोलेंगे, और दूसरा सिंगल डोनर प्लेटलेट जिसको एसडीपी बोलेंगे, ठीक है। एक एचडीपी अगर कंपोजिशन देखा जाए तो एक एचडीपी मिला के 6 यूनिट आरडीपी बनती है, ठीक है। और चौथा जो मैंने पढ़ाया वो प्लाज्मा। प्लाज्मा मैंने आपको दो टाइप का बताया, एक होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, एफएफपी बोलेंगे उसको, और दूसरा मैंने बताया आपको क्रायो प्रेसिपिटेट, ठीक है। और फिफ्थ वन मैंने आपको बताया ग्रेन्युलोसाइट, और सिक्स्थ वन मैंने आपको बताया कॉलर्स। कॉलर्स क्या होते हैं, दो प्रकार के होंगे, एक होगा डेक्स्ट्रान और दूसरा होगा एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है, ठीक है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए प्लीज मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।